अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 303 का लेसन नंबर 25 एंड 26 करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब हम बात करते हैं इमोशन डेवलपमेंट के अंदर थ्योरीज की। तो सबसे पहले हमारे सामने जो आते हैं वो हैं जॉर्ज स्टैनली हॉल। JS हॉल और उसके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था आर्नोल्ड गैसल, इन दोनों ने काम किया बच्चे के इमोशंस डेवलपमेंट के बारे में। यानी कि उसने डार्विन की थ्योरी को देखा था, या यूँ कह लें कि डार्विन टर्म को लेकर उन्होंने बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात किया था और डिफाइन किया था। अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने कलेक्ट किया था नॉर्मेटिव डेटा, जिसके अंदर चिल्ड्रन का इमोशंस था, उसके बिहेवियर थे। अब ये वो बिहेवियर था जो फर्स्ट टाइम, या यूँ समझ लें कि ये एक ऐसा कोई भी काम करते हुए जो फर्स्ट टाइम आपका रिएक्शन अक्कर होता है ना, ये वो बिहेवियर था जो इन्होंने कलेक्ट किया था। हॉल जो थे मतलब JS या GS हॉल जो थे ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया बच्चों के मिमिक ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हुए कि बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में बात की। वो कन्विंस थे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो दो तरीके से होती है, यानी दो लैंडमार्क्स होते हैं। या तो वो प्री होता है या पोस्ट एडिसेंस होते हैं। अगर प्री एडिसेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वेज स्टेज पर है, यानी कि इसमें इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। इंडिविजुअल को नहीं पता होता, या उसके ट्रेनिंग के लिए उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो बस रीजनिंग करता है, लॉजिक वाइज बात कर रहा होता है। अब जब हम एडिसंस की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि जो इंडिविजुअल है वो स्टॉर्म स्ट्रेस से भी गुजर रहा होता है। अब इसके तीन मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ लड़ाई चल रही होती है। मूड डिस्टरप्शंस, रिस्क बिहेवियर, यानी रिस्की बिहेवियर होता है। इसके बाद ही हम बात करते हैं हैरी स्टैक्स सिविलियन की, यानी कि अब हम बात करेंगे सेलिवंस की। सेलिवन जो थे, इन्होंने डीप रूट ट्रेनिंग के बारे में बात की साइको एनालिसिस को देखते हुए। उन्होंने एम्फेसाइज किया था इंट्रैक्शन पर, और किसी भी इंसान की इंट्रैक्शन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। यानी कि जब हम बच्चे की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चा जिससे ज़्यादा इंट्रैक्ट होगा, अब वो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप भी कर रहा है और इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहे हैं उस पर्सनैलिटी की वजह से। तीन मोड्स हमारे पास आते हैं जी इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस को लेकर। फर्स्ट है प्रोटोटैक्सिक, सेकंड है पाराटैक्सिक, एंड थर्ड वन इज सिंटैक्स। अब जब हम बात करते हैं प्रोटोटैक्स की, तो हमारे सामने आता है कि वो मेमोरी नॉलेज या वेरी वैग नॉलेज जो होगी आपके पास। पैराटैक्स हमारे पास जब आएगा तो ये डिवर्सिफाइड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेगी, जो कि लॉजिकली कनेक्टेड ही नहीं है। और फिर हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स, उसमें हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। एरिक एरिक्सन थे जी। इन्होंने भी सेल्विंस की तरह, एरिक भी जो था वो भी अफेक्ट करते थे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे साइको एनालिसिस के साथ, यानी साइको एनालिसिस थ्योरी से। उन्होंने भी फ्रॉइडियन थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा माना, बट कुछ चीज़ों पे उन्होंने रिजेक्ट किया। वो रिजेक्ट क्या था? बट रिजेक्टेड हिज ओवर एम्फसाइज ऑन सेक्सुअलिटी, यानी कि फ्रॉइडन ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था इस बात पर, तो उन्होंने इस बात पे रिजेक्ट किया इसे। एरिक्सन सोशल साइकोलॉजी का स्टेज उसकी ये बस आपको पता होना चाहिए कि उसकी फर्स्ट स्टेज जो है वो बस से 1 साल की उम्र की है। सेकंड 1 से 3 ईयर, थर्ड वन उसकी 3 to 6 ईयर, एंड फोर्थ वन इज 6 to 11। और 6 to 11 ईयर्स है, और देन एडल्ट है, फिर इमर्जिंग एडल्टहुड है, एंड देन अडल्टहुड, और लास्ट में ओल्ड स्टेज। इसके बाद ही आपके पास आती है डिफरेंशियल इमोशन थ्योरी। एकमैन इजर जो थे, इन्होंने 1960 में सजेस्ट किया था बेसिक इमोशंस के बारे में बात की थी। लाइक सैडनेस हो गया, सरप्राइज हो गया, डिस्गस्ट हो गया, फियर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया। अब उन्होंने कहा था ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इनेट है और यूनिवर्सल, यानी खुद से आ जाती है, आपके कंट्रोल में नहीं होता, और ये यूनिवर्सल्स होती हैं।
एविडेंस के बारे में इसने बात की। उन्होंने कहा कि जो एविडेंस होते हैं वो मतलब उन्होंने जितने भी अपनी स्टडी के लिए एविडेंस इकट्ठे किए थे वो क्रॉस कल्चर स्टडी से लिए थे, जहाँ पे लोग मुख्तलिफ कल्चर्स में रहते हैं, उन्हें उनके इमोशंस को उन्होंने जज किया था, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखा, फिर उन्हें पता चला कि जो सैडनेस है, सरप्राइज है, फियर है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन मुख्तलिफ रहने वाले लोगों के भी सेम ही होते हैं। अब जब इज़्ज़त की बात करते हैं तो उसके नज़दीक था कि जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो डायरेक्टली लिंक करते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ इमोशन, और एक्मैन के नज़दीक ये बात तो उन्होंने कहा था कि ये इनडायरेक्टली करते हैं। अगर आपके पास आता है कि डिफरेंशिएट करें इन दोनों के वर्क को, तो आप याद रखिएगा इज़्ज़त के नज़दीक जो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ इमोशन है वो डायरेक्टली लिंक कर रही है, और एक्मैन के थ्रू वो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। जेनेटिक एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एमजेड ट्विंस जो होते हैं वो मतलब मोर सिमिलर होते हैं कि वो स्माइल भी एक साथ स्टार्ट करते हैं, और उन्हें उनका तकरीबन सोशबिलिटी जो होती है वो सेम होती है। वो उनका डर स्ट्रेंजर्स को लेके बिल्कुल सेम चलेगा। उनमें जनरल फियरफुलनेस होती है, यानी उनके बिहेवियर के अंदर हमेशा हो रहा होता है कि वो डर रहे हैं। अब ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये एमजेड ट्विंस और डीजेड ट्विंस के लेके चल रहे हैं। अब जो स्ट्रेंजर्स डिस्ट्रेस अक्कर है वो एक एज पर होती है, यानी इन दोनों के अंदर सेम एज पर ये डर पैदा हो जाता है। इसके बाद ये कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन है। In an unfamiliar event, the infinite developed tension responds with cognition या cognitive effort to master the meaning of the event. अब हुआ क्या कि इसमें बताया गया कि जब एकदम से बच्चा जो होता है ना वो अनफेमिलियर इवेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसका जो उसके अंदर एक टेंशन आ जाती है, उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो कॉग्निशन के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। यानी कि अब या तो वो बच्चा क्या करेगा, वो सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। अगर वो सिचुएशन को हैंडल करता है तो वो सक्सेसफुल रहा। अगर वो उसकी टेंशन रिलीज हो गई, वो स्माइल करना शुरू किया, यानी कि उसने कोप किया अपने डर को। अगर नहीं करता तो वो डर जाएगा, वो रोना शुरू कर देगा। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो कंबाइन करता है कॉग्निटिव और लर्निंग एक्सप्लेनेशन को। इसमें हम इमोशंस देखते हैं, होप का है, जॉय है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर एंड फियर है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं, या यूँ कह ले कुछ गोल जो होते हैं वो इनेट होते हैं। बच्चा जो होता है वो माँ के नज़दीक जाने का वेट कर रहा होता है, या वो जाना चाहता है। अब अगर आप छोटे बच्चे को देखें, आप उसे उठाएंगे तो वो अपनी माँ की तरफ वापस झुकाव रखेगा, वो उसकी तरफ जाना चाहेगा, वो रोएगा। तो इस तरह वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की तरफ आ गया। यहाँ पे अटैचमेंट भी आ रही होती है। ये था लेसन नंबर 25। जल्दी से शुरू करते हैं लेसन नंबर 26 को। लेसन नंबर 26 के अंदर हम कोपिंग ट्रॉमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। अब ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा को शुरू करने से पहले कहानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही, या आप चाहते हो कि मैं इम्प्रूव करूं, तो या डिटेल उसकी मज़ीद बताऊं, तो मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए उससे और भी आसान कर दूंगी। ट्रॉमा जो है वो बेसिकली सॉरी मेरा वो आज गला ज़रा ख़राब हो रहा है। ट्रॉमा जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अवोन। जैसे कि इसको हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। अब ट्रॉमेटिक जो होता है ना इवेंट हो गया, जिसमें हम फिजिकली डिलिब्रेट हो रहे होते हैं, जिसका नतीजा स्ट्रेस में आ रहा होता है। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है बेसिकली एक ऐसा अफेक्ट है जो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात रखता है। उसमें वो उसे एडजस्ट नहीं कर सकता। एडजस्ट नहीं कर सकता तो वो स्ट्रेसर। अब हमारे पास आती है डेफिनेशन स्ट्रेसर की। अगर आपके पास आता है कि व्हाट इज स्ट्रेसर, तो स्ट्रेसर जो है ये वो रीजंस है जिनकी वजह से स्ट्रेस कॉज होता है। स्ट्रेस कैपेसिटी और लोड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे सामने आएगा कि वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जिससे इंसान खुद कैरी करता है, या वो क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी मुतासर हो रही होती है। स्ट्रेस रिएक्शंस के आपके पास जी फॉलोइंग रीजंस हैं या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल है, सेकंड है इमोशनल, थर्ड वन इज कॉग्निटिव, फोर्थ वन इज बिहेवियर।
अब रिएक्शन टू स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये वेरी करता है एज के हिसाब से, डेवलपमेंटल मेच्योरिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। बच्चे जो होते हैं वो रिकवरी की स्टेज से, या यूँ समझ लें कि आर लाइकली टू वेरी बाय स्टेज ऑफ रिकवरी। अगर रिएक्शन स्ट्रेस देखें 1 to 5 ईयर ओल्ड बच्चे का, तो उसमें वो खुद को बेबस महसूस करेगा, उसे जी जनरलाइज करेगा वो फियर को, उसे ऊंचाई से डरना शुरू हो जाएगा, कॉग्निटिव कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएंगी। इवन के बारे में बात करते हुए वो डरेगा, मतलब उसे डिफ़िकल्टी होगी, और वो सोते हुए भी स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाती है। कोई से आपको 4 आने चाहिए ताकि आप आसानी से इसे लिख सको। रिएक्शन टू स्ट्रेस इन चिल्ड्रन, अब 6 से 11 साल के बच्चे के अगर हम देखें ना, तो उससे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ट होगा। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उससे वो गिल्ट होगा, ट्रॉमेटिक प्ले और रिटेलिंग होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस इसमें भी हो रही होगी, इसमें एंगर एग्रेशन आ रहा होगा, उसका बिहेवियर, मूड और पर्सनैलिटी भी चेंज आ रहे होंगे। अब अगर हम बात करते हैं 12 से 18 ईयर ओल्ड बच्चों की, तो ये सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, इसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग होना शुरू हो जाती है। यूँ समझ लें कि इसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्टमेंट होना शुरू हो जाता है, अब्रप्ट शिफ्ट हो जाती है उसके रिलेशनशिप के अंदर, यानी वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। अब कोप करना, अब कोपिंग है क्या? कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं जब हम कॉग्निटिव और बिहेवियर अफेयर्स को, ताकि हम मैनेज कर सकें स्पेसिफिक एक्सटर्नल इंटरनेट डिमांड को, जो कि हमारी टैक्सिंग या यूँ समझ लें कि एक्सीडिंग रिसोर्सेज ऑफ पर्सन को लेके चल रही होती है, तो उसे हम कहते हैं कॉपिंग। बहुत आसान में करूँ तो आप कहेंगे जब आपके पास सामने एक प्रॉब्लम आई, उसे सॉल्व करना, उसे हैंडल करने को हम कॉपिंग कहेंगे। कॉपिंग स्ट्रेटजी आपके पास क्या क्या है? बायोलॉजिकल देखें तो फाइट और फ्लाइट है, कॉग्निटिव देखें तो हम सिचुएशन को किस तरह लेके चलते हैं, बिहेवियर देखें तो हम देखेंगे कि हमारी सोचें किस तरफ जा रही हैं, या आपका बिहेवियर आपकी सोच की तरफ कितना झुकाव रखता है। लर्न देखें तो हमारे पास स्ट्रेटजी जो आप लर्न करते हो ऑब्जर्वेशन से। अगर इंटेंशंस देखें तो वो वॉलंटरी भी हो सकती है और इनवॉलंटरी भी हो सकती हैं। अब हम अगर लेजरस के देखें ना, मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग, लेस्टर्स जो थे और उनके जो कलीग थे, उन्होंने प्रपोज किया था एक मॉडल ऑफ स्ट्रेस, जिसे उन्होंने डिवाइड किया था 3 स्टेजेस पर। पहली स्टेज जो थी वो उसने उसका नाम दिया एंटीसीडेंट कंडीशन, लाइक इंडिविजुअल गोल के बारे में बात की, गोल हेरियट्रीज के बारे में बात की, बिलीफ के बारे में बात की। और जब वो उसमें इसमें इसने इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी लिखा था, कि उसने कहा कि जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्म लॉसेस होते हैं, यानी थ्रेट्स हो गए, चैलेंजिंग हो गए, ये सारी चीज़ें उसने इसमें डिस्कस की। इसके बाद ही हमारे पास आता है फोकस कोपिंग, डिनाई इमोशन कोपिंग या एफर्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं आपके इमोशनल स्टेट को। अब इंडिविजुअल जो है वो एंगेज करेगा डिनाइल के एविडेंस, अवॉइडेंस करेगा या डिनाइल करेगा, डिस्ट्रैक्शन करेगा या मिनिमाइजेशन करेगा, विशफुल थिंकिंग करेगा, सेल्फ कंट्रोल और फीलिंग करेगा, सीकिंग मीनिंग लेगा। तो ये सारे आपके पास इमोशन फोकस कोपिंग है। इसके बाद ये प्रॉब्लम फोकस कोपिंग क्या है? अगर हम बात करते हैं ना, ऑन द अदर हैंड प्रॉब्लम फोकस कोपिंग जो है ये डायरेक्ट आपके एफर्ट्स पर एक्ट करता है, और आपको मतलब ये आपके उन एफर्ट्स पर एक्ट कर रहा होता है जिनकी वजह से आपका स्ट्रेस हो रहा होता है। जो स्ट्रेस इंसान को चेंज कर देता है ना, एनवायरनमेंट को लेकर, उसके रिलेशनशिप को लेकर, तो उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, यानी कि हम एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान को नॉर्मल करने का तरीका। प्लान प्रॉब्लम सॉल्विंग और कन्फ्रंटेशन, दो तरीके होते हैं, या तो आप उनसे ये कन्फ्रंटेशन करवाएं, या फिर आप इसके प्लान करें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डेवलपमेंट और कोपिंग के अंदर अगर हम देखें ना, तो हमारे सामने आता है इमोशनल फोकस कोपिंग इंक्रीज विद एज। हमें पता चला जो इमोशनल फोकस कोपिंग है वो इंक्रीज करती है एज के साथ। नेटिव अप्रेजल वेरीज इन डायमेंशनली, तो हमें बताया गया कि आप जब एज आपकी प्रोग्रेस कर रही होती है ना, तो आप फिजिकली और कॉग्निटिवली वर्क कर रहे हो, आप स्ट्रेसफुल इवेंट्स को अवॉइड कर रहे होते हो।
इसके बाद ये कॉपिंग एंड कल्चर आपके पास आ जाता है, वो कल्चर जो कि आपका ग्रेट इफेक्ट रखता है किसी भी इंडिविजुअल कोर्स के अंदर जब वो स्ट्रेसफुल इवेंट के अंदर आता है, यानी कि वो कल्चर जिसका इफेक्ट आपके ऊपर आए जब आप स्ट्रेसफुल इवेंट में और आप उसे कॉप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जो होता है वो प्रमोट करता है प्रॉब्लम फोकस कोपिंग को मोर देन इमोशनल फोकस कोपिंग को। याद रखिएगा, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग को प्रमोट करता है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर rather than इमोशनल फोकस कोपिंग को। इसमें हमारे सामने आता है कि कलेक्टिविस्टिक कल्चर जो होता है उसमें हमारे पास इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। हमने बात की थी ना कि इंडिविजुअलिस्टिक जो कल्चर्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं प्रॉब्लम फोकस कोपिंग को। तो वो हो गया फैमिली सपोर्ट। अब किसी को फैमिली सपोर्ट हासिल होगी तो वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी फिगर, इंट्रा कल्चर कोपिंग हो गया, रिलेशनल यूनिवर्सलिटी हो गई, फॉरबेरेंस हो गया और सोशल एक्टिविटीज़ हो गई। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेजिलेंस। अब रेजिलेंस से अगर हम बात करते हैं, रिजाइलेंस हमारे पास जो आता है, बेसिकली रिजाइलेंस जो होता है वो बच्चों के अंदर होता है। इसमें हम बात करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पर, और उन एक फैक्टर में से एक कंडीशन ये होती है जब बच्चा जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपनी रिजाइलेंस, और इसमें एट वन पॉइंट इन लाइफ दोबारा वो कभी भी नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो थोड़ा डिफरेंट करेगा। ये बात इसमें बताई गई थी। चाइल्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली उसमें आपके पास 7 कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है सोशल अडॉप्टेबल टेम्परीमेंट है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव एबिलिटीज। थर्ड है अफेक्टिव इमोशनल बिहेवियर रेगुलेशन स्ट्रेटजीज। फोर्थ आपके पास पॉजिटिव व्यू ऑफ सेल्फ है, पॉजिटिव आउटलुक है। फिफ्थ सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ है, और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बाय सोसाइटी और सेल्फ आ गया। फिर जी हम फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर देखें तो इंडिविजुअल जो है वो उसके शो करेगा रिजल्ट्स के, वो तब करेगा जब उसकी फैमिली उसे समझती होगी, उसे उसके बिहाफ पे खड़ी होगी। फैमिली जो होती है वो हर स्ट्रेस को बच्चे के अंदर से ख़त्म करने का एक ताकत रखती है। जब आप बच्चे के साथ खड़े होते हैं तो बच्चा खुद को स्ट्रॉन्ग फील करता है, और यही बात यहाँ पे बताई गई थी, और मज़ीद बेहतर वर्क कर सकता है। फैमिली बिलीफ सिस्टम आपके पास आ जाते हैं। मेकिंग मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी आ गई, सेंस ऑफ कोहेरेंस हो गया, पॉजिटिव आउटलुक हो गया। ये आपके पास ही पूरा इसका आ जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं फैमिली कोरिलेट्स के अंदर। इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं चाइल्ड एजुकेशन को और उसकी एक्टिविटी को। पेरेंट्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक चाइल्ड रेजिलेंस कोरिलेट्स हो गया, सोशो इकोनॉमिक एडवांटेजेस हो गए, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ पेरेंट हो गई, और फेथ और रिलीजियस एफिलिएशंस हो गई। तो ये था जी लेक्चर नंबर 26। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा और पसंद भी आया होगा। रुके मैं देख लूँ, 26 ही था। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।